हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का तीसरा चैप्टर जो है कि मेरा मैट्रिक्स है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरी जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे चैप्टर पे। तो उसके बाद हम लोग प्रश्नावली अनुसार जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थ्योरी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी मालूम नहीं है, यानी कि अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अगर उसका स्कीम मालूम नहीं है, किस तरह से करना है, क्या आपका प्लान नहीं करते हैं तो आपका वो काम संभव नहीं होगा। मतलब कि क्वेश्चन बनाने से पहले थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर है मेरा मैट्रिक्स का, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स में थ्योरी। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह को मैट्रिसेस कहते हैं और शॉर्ट में मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैट्रिक्स का यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कहते किसको हैं? आव्यूह उसको कहेंगे कि इसमें सबसे पहले लैंग्वेज देख लीजिए। किसी भी अवयव को पंक्ति तथा स्तंभ में क्रमबद्ध तरीके से सजाने को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसी भी अवयव को पंक्ति तथा स्तंभ में क्रमबद्ध तरीके से सजाने को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे किसे कि यहाँ देखिए पे पंक्ति कहते किसको हैं और रो किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसको कहते हैं, पंक्ति किसको कहते हैं। ये देखेंगे कि ऐसा मान जो x अक्ष पर स्थित हो उसे पंक्ति कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऐसा मान जो x अक्ष पर स्थित हो उसे पंक्ति कहते हैं। पंक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में रो। और पंक्ति को r से सूचित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पंक्ति का इंग्लिश क्या होता है? रो। और इसका बड़ी यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? तो r है। तो r जो है ना कि हम लोग पंक्ति को r से सूचित इसलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए रो है तो इसको हम r से इसीलिए सूचित करते हैं। पंक्ति को r से सूचित किया जाता है। तो यहाँ आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि पंक्ति x अक्ष बोला है ना, तो यहाँ पे देखिए ये होता है x अक्ष। अगर यदि ये रेखा खींचा हुआ है तो इसको x अक्ष कहेंगे। ऐसे खींचा हुआ है तो क्या कहेंगे? इसको x अक्ष और इसको y अक्ष। तो क्या बोल रहा है कि x अक्ष पे जो भी मान अवयव होगा, ऐसा मान जो x अक्ष पर स्थित हो, जो x अक्ष में स्थित होगा जो भी मान, उसको क्या आपको बोलेंगे? पंक्ति। यानी कि ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है तो इसमें जो भी मान दिया रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा इस x अक्ष के अथी में, तो इसको बोलेंगे क्या? पंक्ति। तो क्या बोलेंगे इसको? पंक्ति। और पंक्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रो। अब मान लीजिए कि एक ठो पंक्ति दिया हुआ है x अक्ष में, तो उसको बोलेंगे रो। यानी कि इसको क्या कहते हैं? r से सूचित करते हैं ना, हम इसको r लिख सकते हैं। या यदि आपको 2 पंक्ति दे दे, 3 पंक्ति दे दे, 4 पंक्ति दे दे, 10 पंक्ति दे दे, तो उसको किस तरह से दर्शाइएगा? तो यहाँ पे देखिए एक पंक्ति है तो उसको सिर्फ r लिख देंगे। या नहीं, यदि अगर 2 पंक्ति दे दिया तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यदि 1 दिया है तो इसको R1 लिखेंगे, और यदि 2 दिया है तो इसको R2 लिखेंगे। यदि 3 पंक्ति दे दिया तो इसको R3 लिखेंगे, और 4 पंक्ति दे दिया तो इसको R4 लिखेंगे, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। अब आता क्या है? बात आता है कि स्तंभ किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि किसी भी अवयव को पंक्ति तथा स्तंभ में क्रमबद्ध तरीके से सजाने को आव्यूह कहते हैं। तो हम लोग पंक्ति समझ चुके हैं किसको कहते हैं। तो पंक्ति उसको कहते हैं जो x अक्ष पर स्थित हो। अगर कोई मान x अक्ष के दिशा में स्थित हो, मतलब कि इस तरह से लिखा हो 2, 4, तो ये जो है कि इस x अक्ष में स्थित है, तो इसको क्या बोलेंगे कि यह पंक्ति है, यह है पंक्ति में है। और यदि और क्या बोल रहा है? स्तंभ किसको कहते हैं। अब आता है बात कि स्तंभ किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्तंभ किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्तंभ का डिफरेंशिएशन इसमें स्तंभ किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्तंभ को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। स्तंभ को क्या कहते हैं? कॉलम। और कॉलम को हम स्तंभ को सी से सूचित करते हैं, क्योंकि स्तंभ का जो कि इंग्लिश नाम होता है कॉलम, और कॉलम का पहला लेटर आता है सी, तो इसलिए हम लोग इसको सी से सूचित करते हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्तंभ का डेफिनेशन। ऐसा मान जो y अक्ष में स्थित हो, क्या है, ऐसा मान जो y अक्ष में स्थित हो स्तंभ यानी कि कॉलम कहलाता है। और स्तंभ को C से सूचित किया जाता है, क्योंकि स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं और इसका पहला लेटर है C, इसीलिए हम लोग C से सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्तंभ कहते किसको हैं। तो ये तो डिफिनेशन हो गया कि y अक्ष में स्थित हो, मतलब कि कैसे हो नहीं हो ये तो नहीं जानते हैं। तो y अक्ष कहते किसको हैं, ये जो है ना ये y अक्ष कहलाता है, ये सब y अक्ष कहलाता है ना। जो ऐसे हो इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए ये जो है कि y अक्ष है, तो क्या बोल रहा है कि ऐसा मान जो y अक्ष में स्थित हो, यदि 2 4 6 अगर इस तरह से लिखा हो कोई मान, तो मतलब इसको बोलेंगे ये स्तंभ में लिखा हुआ है। क्या है लिखा हुआ है, स्तंभ में लिखा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ यानी कि कॉलम। और इसको यदि एक रहेगा तो C से, क्या चीज़ से डिनोट करेंगे इसको, C से, या नहीं तो अगर 2 दे दिया तो इसको लिखेंगे C2, 3 दे देगा इसको लिखेंगे C3, अगर 4 दे दिया तो क्या लिखेंगे इसको C4। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे कि हम लोग देख चुके हैं, मैं अवयव का परिभाषा देख चुके हैं और पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं, ये सब देख चुके हैं। तो अगला टॉपिक आता है मेरा कि अवयव को कैसे किससे सूचित करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये अवयव है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि अवयव को बड़ी कोष्ठ के यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से सूचित किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं बड़ी कोष्ठ, क्या कहते हैं इसको, बड़ी कोष्ठ। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं मंझली कोष्ठ, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, छोटी कोष्ठ। और इसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठ। कोष्ठ 4 प्रकार का होता है। तो वही जो है कि ये बड़ी कोष्ठ है ना, यदि बड़ी कोष्ठ दिखे आपको तो समझ जाइएगा कि ये मैट्रिक्स है ना। यह क्या बोल रहा है कि अवयव को बड़ी कोष्ठ से सूचित किया जाता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको जो है कि बड़ी कोष्ठ से सूचित किया जाता है। और क्या बोल रहा है कि बड़ी कोष्ठ के अंदर में कोई भी चीज लिखा हो, बड़ी कोष्ठ के अंदर में कोई भी चीज लिखा हो तो उसे क्या बोलते हैं, अवयव यानी कि एलिमेंट कहते हैं। तो बड़ी कोष्ठ के अंदर में अगर कोई चीज़ लिखा हो, मान लीजिए 4 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर में जो चीज़ लिखा हुआ है ये 4 5 6 2, तो ये सब जो कि क्या कहलाएगा, ये अवयव कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये सब जो लिखा हुआ है ना, तो इस सब को बोलेंगे ये अवयव है। क्या है, अवयव है। यानी कि यहाँ पर सिंपल समझिए कि बड़ी कोष्ठ को क्या चीज से सूचित करते हैं, मतलब कि अवयव को बड़ी कोष्ठ से सूचित करते हैं। और बड़ी कोष्ठ के अंदर में जो भी चीज लिखा हो, कोई भी संख्या लिखा हो या ABCD है ना, उसका छोटा। और यहाँ पे समझिए क्या है कि अवयव का नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। यदि आपको कहीं दे दे कि A बराबर, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, तो ये क्या होता है ना कि मतलब कि ये जो है ना कि यहाँ पे अवयव तो आप लिखिएगा नहीं, मतलब कि अवयव को दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर लिखा जाता है। और यहाँ पे A के जगह पे B भी रह सकता है, C भी रह सकता है, यानी कि बड़ा अक्षर कुछ भी रह सकता है। तो वही बोल रहा है कि अवयव का नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और ये जो है कि बड़े अक्षर में अगर कुछ इधर लिखा हुआ है ना, मतलब कि वो बड़ी अवयव को दर्शाता है। तो और इसके अंदर में मतलब छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ है ना, इसके अंदर में जो है ना कि आप ए लिख दीजिएगा ऐसे, तो इसको ऐसे गलत हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि कोष्ठ के अंदर में छोटी यानी कि ABCD लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर जो होता है कि वो A, ये हो गया B, ये हो गया C, है ना, ये C, उसके बाद ये D, मतलब कि इस तरह से कोष्ठ के अंदर में लिखना है। तो यहाँ तक समझ गए। तो अगला टॉपिक आता है मेरा, ये समझ गए कि अवयव को बड़ी कोष्ठ से सूचित किया जाता है। और बड़ी कोष्ठ के अंदर में कोई भी चीज लिखा हो तो उसे अवयव यानी कि एलिमेंट कहते हैं। और अवयव का नाम हमेशा वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो इसको समझ गए हैं कि इसको क्या चीज से सूचित करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बड़ी कोष्ठ, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि ऐसे, चलिए यहीं पे लिख सकते हैं ऐसे,
ये बड़ी कोष्ठ। और क्या बोल रहा है कि बड़ी कोष्ठ के अंदर में कोई भी चीज लिखा हो तो, कोई भी चीज लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये बड़ी कोष्ठ हो गया, है ना, ये बड़ी कोष्ठ हो गया। और इसके अंदर में A B C D ये लिखा हुआ है, तो मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट कहेंगे। और ये क्या बोल रहा है कि आव्यूह का नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। मतलब कि इसको अब तो ये तो लिख दिए, है ना, मतलब इसको दिखाएंगे कैसे, तो इसको इस तरह से दिखाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में, यानी कि आव्यूह का नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो इसको A बराबर लिख देंगे। ये फिर क्या लिखा हुआ है कि A B C D, तो ये आपका तैयार हो गया। मतलब कि अब किसी को भी दिखाइएगा ना, मतलब कि ये बोलेगा कि आव्यूह का ये इतना दिया हुआ है ना, तो ये बन के तैयार हो गया मेरा मैट्रिक्स का। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम अगला वीडियो कहते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक मेरा ये होगा कि अब कोटि किसको कहेंगे, कोटि किस तरह से निकालेंगे, कोटि के और अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अगला देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जितना चीज़ हम लोग पढ़े हैं ना पीछे, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके कि किस तरह से किसको क्या कहते हैं। तो ये तो पता है कि आव्यूह तो हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हम लोग आव्यूह को बड़ी कोष्ठ से सूचित करते हैं, और आव्यूह का नाम बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यानी कि इस तरह से। और बड़ी कोष्ठ के अंदर में जो भी संख्या लिखा हो उसे क्या कहते हैं, अवयव। और पंक्ति किसको कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्स अक्ष में जो भी मान लिखा हो, अगर कोई भी मान अगर एक्स अक्ष में हो तो उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। पंक्ति यानी कि क्या बोलते हैं, रो। और रो को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, आर, यानी कि पंक्ति को आर से सूचित करते हैं हम लोग। तो एक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये दो है ना, तो इसको R2 लिखेंगे, इसको R1 लिख दीजिए। ये है ना, इसको लिख दीजिए क्या, R3 लिख दीजिए। और क्या बोले थे कि वाई अक्ष में जो भी मान लिखा हो, वाई अक्ष में जो भी मान लिखा हो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम, यानी कि स्तंभ। तो ये जो है ना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो ये है स्तंभ, और इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, कॉलम। कॉलम यानी कि क्या, इसको सी से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, सी से। तो ये एक है तो C1 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा C2, और ये क्या हो जाएगा, C3। तो इसको जो है कि आव्यूह को दर्शाते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, दर्शाते हैं। और ये क्या है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। मतलब कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आव्यूह की कोटि किसको कहते हैं। तो पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को गुणा के रूप में दर्शाने को, पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को गुणा के रूप में दर्शाने को आव्यूह की कोटि कहते हैं। और आव्यूह की कोटि को हम लोग इस रूप में लिखेंगे m गुना n। कौन सा रूप में लिखेंगे, m गुना n। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स आपको दिया हो, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हो और उसमें पूछे कि इसमें कोटि का मान क्या होगा, तो उसमें लिखेंगे हम लोग कि m गुना n इस रूप में लिखना है, यानी कि सिर्फ गुना के रूप में लिखना है और गुना नहीं करना है। तो और जहाँ m को क्या लिखेंगे कि पंक्ति की संख्या, यानी कि पंक्ति कितना है, और स्तंभ, और n बराबर क्या लिखेंगे, स्तंभ की संख्या। मतलब कि पंक्ति कितना है उसको गिन लेना है, और स्तंभ कितना है उसको गिन लेना है। और उसको जो है कि अगर पंक्ति मेरा 2 है तो 2 लिख देना है, और स्तंभ मेरा 3 है तो मतलब कि ऐसे गुना करके 3 लिख देना है। बस इस रूप में लिख के छोड़ देना है। उसी को क्या बोलेंगे, कोटि की संख्या, मतलब कि कोटि का मान। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कोटि का मान है। मतलब कि उसमें आपका मैट्रिक्स दे दिया रहेगा, उसमें पंक्ति रहेगा, कॉलम रहेगा, उसमें दे दिया रहेगा, और उसमें लिख देगा आपको 2 गुना 3, कुछ भी एग्जाम्पल में दे सकता है। तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और इसी रूप में आपको लिखना है। मतलब कोटि पूछेगा तो मतलब गुना के रूप में लिखना है। कौन सा रूप में लिखना है, गुना के रूप में। और यहाँ पे मैं परिभाषा लिख दिया हूँ, तो आप लोग इस परिभाषा को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पे 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, और आपके लिए भी क्वेश्चन देंगे और हम भी बताएंगे एग्जाम्पल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या कहते हैं, एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल है मेरा a बराबर
4 6 8 3 2 6 3 2 4। और मैट्रिक्स को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं? बड़ी कोष्ठ के अंदर मिले, बड़ी कोष्ठ से ना। तो और बड़ी कोष्ठ के अंदर में कोई भी चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं? अवयव। और ये जो है कि एक्स अक्ष में जो भी स्थित है उसको रो कॉलम यानी कि पंक्ति बोलेंगे, यानी कि रो बोलेंगे। और वाई अक्ष में जो भी स्थित है उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे, यानी कि कॉलम बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें बोलेगा कि ए बराबर इतना इतना, तो इनमें इसका कोटि का मान क्या होगा? इसमें क्वेश्चन है ए बराबर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ और इसमें इसका कोटि का मान क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि कोटि का मान क्या होगा। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को गुणा के रूप में लिखने को उसको क्या बोलते हैं? यानी कि लिखिए, दर्शाइए। तो उस रूप में सिर्फ गुणा नहीं करना है, गुणा के रूप में सिर्फ दिखा देना है, उसी को क्या बोलते हैं? अवयव की कोटि बोलते हैं। और पंक्ति बराबर यानी कि पंक्ति बराबर होता है स्तंभ की संख्या गुना क्या कहते हैं? पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें पंक्ति कितना है। तो पंक्ति हो गया R1 R2 और R3। मतलब कि यहाँ पे सिंपल है कि एक्स अक्ष में जो भी जितना भी दिया हो, एक्स अक्ष में देखिए ये दिया हुआ है, ये 3 दिया है, मतलब कि पंक्ति की संख्या कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोटि बराबर पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितना है? तो 3। तो 3 लिख देंगे। और क्या बोल रहा है कि m हो गया है पंक्ति की संख्या और बोल रहा है गुना n। तो n क्या है? स्तंभ की संख्या। तो स्तंभ की संख्या को गिनेंगे हम लोग। एक कॉलम C1 C2 और ये क्या है? C3 है। तो हम लोग देखेंगे कि C1 C2 C3 यानी कि कॉलम की संख्या कितनी है? तो 3 है। तो हम लोग लिख देंगे 3। बस इसमें से हम लोग 1 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। और बिहार बोर्ड क्वेश्चन में जो है कि पूछता है, आप लोग को स्तंभ पूछ देगा, कोटि पूछ देगा, है ना, अवयव की संख्या पूछ देगा। तो ये सब पूछा जाता है और ये सब बहुत ही आसान है, बस समझने का ही है ना। तो आप लोग समझ चुके हैं, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अगर समझ चुके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि 1 नंबर ये है, 1 नंबर क्वेश्चन है और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए है एग्जाम्पल में, है ना। तो ए बराबर 4 6 8 3 2 1 4 6, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि कोटि बराबर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि कोटि बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको कोटि का मान निकालना है और आप लोग को कमेंट करना है कि इसमें कोटि का मान आप लोग का क्या निकला है। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अवयव की संख्या। अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें बोलेगा कि अवयव की संख्या निकालिए। तो ये तो जान चुके हैं हम लोग कि अवयव को यानी मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठ से दर्शाते हैं और बड़ी कोष्ठ के अंदर में कुछ भी कोई भी मान लिखा हो तो उसको अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो अवयव बोलते हैं किसको? चलिए हम उसको देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे बोल क्या रहा है और अवयव बोलते हैं। और अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे? तो इस अभी जो कि हम लोग वही निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अवयव की संख्या पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को गुणनफल के रूप में दिखाना ही अवयव की संख्या कहलाता है। यानी कि हम लोग देखे थे कि कोटि में क्या बोल रहा था कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या को गुणनफल नहीं, मतलब गुना के रूप में, मतलब कि सिर्फ उसको लिखना। यदि पंक्ति की संख्या 3 है और कॉलम की स्तंभ की संख्या 4 है तो इस रूप में सिर्फ लिखेंगे तो मतलब कि वो हो जाएगा कि कोटि का मान। क्या चीज का मान हो जाएगा? कोटि का मान। और यदि पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 4 और इसको गुना करके क्या होता है 12, तो मतलब कि ये जो 12 हो गया ना, ये हो गया आपका अवयव की संख्या। क्या हो गया? अवयव की संख्या। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ है कि पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को गुना के रूप में दिखाना ही अवयव की संख्या कहलाता है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, और आपके लिए भी एक दो क्वेश्चन देंगे, और आपको उम्मीद है हमको कि इस वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। और आप अगर इस वीडियो पे नए या इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास 12 का कोई भी वीडियो डालूँ मैं इस चैनल पे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, है ना। तो चलिए और लाइक करना ना भूलें, और साथ में तो आप कमेंट कीजिए ही। अगर कहीं पे आप लोग को तकलीफ है, दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, और आगे कोई वीडियो आप यानी कि देखना चाहते हैं अगला कोई चैप्टर का, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर गौर करूंगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। ज्ञात कीजिए, एक मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अवयव की संख्या ज्ञात कैसे करें हम लोग, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को, यानी कि पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को, इसको कहते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। मतलब कि पंक्ति की संख्या, पंक्ति क्या गो है, 1 2, क्या गो है पंक्ति 1 2, तो लिख दीजिए अवयव की संख्या बराबर अवयव संख्या बराबर क्या बोल रहा है, पंक्ति की संख्या, पंक्ति है 1 2, पंक्ति की संख्या है 2, गुना स्तंभ की संख्या 1 2 3, C1 C2 C3, C1 C2 C3, यानी कि 1 2 3, और स्तंभ की संख्या है मेरा 3। और आगे पढ़िए, पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को, पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या को गुणनफल के रूप में, मतलब कि गुना के रूप में नहीं, गुणनफल के रूप में, मतलब कि 2 गुना 3 होता है 6, गुणनफल के रूप में दिखाना ही अवयव की संख्या कहलाता है। मतलब कि ये जो 6 निकल के आया ना मेरा, ये 6 निकल के आया है, यही हो गया मेरा अवयव की संख्या। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा कोई मेहनत लगता है, आप लोग अगर एक लाइक कर देते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपका दोस्त यार जो भी हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, गुना कैसे करेंगे, है ना। तो इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।